देश की आबादी के 1/3 से ज़्यादा हिस्से की युवाओं की बात करूं, जो आपकी आत्मनिर्भर सेना में भी ज़्यादातर लोग युवा हैं, आप खुद भी एक युवा हैं। युवाओं को रोज़गार देना खुद सरकार, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उनके भी बस की बात इसलिए नहीं क्योंकि सीमित संसाधन होते हैं। तो उस लिहाज से ये कहना आसान नहीं लगता कि वह कौशल विकास से जोड़ना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। लगता आसान है, लेकिन इस चुनौती को पार कैसे किया जा सकता है? अगर हम आपदा माने, अगर एक समस्या माने एक बेरोजगारी को, तो रोजगार के रूप में हम अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं? देखिए, जब भी आपदा आता है तो अवसर आता है, और हमारे पास अवसर है कि हम युवाओं को उनका हक दिलाएं। गवर्नमेंट जॉब की तो बात करना बेईमानी होगी कि आप गवर्नमेंट जॉब सबको दे पाएंगे। कोई भी चुनाव में कुछ भी बोल दे कि मैं 10 लाख 20 लाख दे दूंगा, वो बहुत बेईमानी होगी। मनरेगा हम लोग दे रहे हैं, आज मनरेगा जॉब नहीं है। मनरेगा एक मजबूरी है जिसमें लोग अपना घर का यापन कर पाते हैं। तो युवाओं को कौशल से जोड़ने के लिए आपको जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको अलाउ करना पड़ेगा कि आप अपना इंस्टीट्यूशन खोलो, आप ट्रेनिंग करो, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको टैक्स फ्री देंगे और लोग आएंगे। हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है सीतामढ़ी में। आप कभी भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लोग, हम उनको चेन पे लेकर के आ रहे हैं, हम उनका प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि कौन आदमी क्या काम कर सकता है। अभी भारत सरकार ने ई श्रम पे लोगों को सबको प्रोफाइलिंग किया है। हम लोग प्रोफाइलिंग करके उनको एम्प्लॉयर तक जो उनको जॉब मिल सकता है। अगर कोई सिलाई का काम कर सकता है तो उसको सिलाई वाले कंपनी से कनेक्ट करवाएंगे और उसको जॉब दिलवाएंगे। सबसे पहले जरूरी है कि लोग हमारे बिहार में खाली ना बैठे। सबसे पहले उनको खाने का, रहने का व्यवस्था हो, उनको जॉब मिले और वो ट्रेंड हो करके बिहार में उद्योग हो और बिहार में आकर के वो काम करे। इस पे हमें काम करना है। नहीं, अगर औद्योगिक विकास की हम बात करते हैं, कौशल हम स्किल तो दे देते हैं, लेकिन इसके अलावा औद्योगिकीकरण भी एक जरिया हो सकता है जिससे बड़े पैमाने पर हम रोजगार को सृजन कर सकते हैं। औद्योगिकरण के अवसर भी हाल फिलहाल में औद्योगिक नीति भी माननीय उद्योग मंत्री की तरफ से लाई गई, और चाहे वो लेदर इंडस्ट्रीज़ हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उसमें भी कुछ बदलाव लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस लिहाज से बड़ा बदलाव लाया जाए, बड़ा बदलाव दिखाई दे, वो कैसे संभव होगा? बाकी जो बाहर की जो उद्योग हैं वो बिहार में आकर उद्योग लगाएं, ये कब कामयाब होगा? देखिए, अभी जो उद्योग मंत्री जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है, और आने वाले समय में आपको इस पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी भी जो अप्रूवल प्रोसेस है, अगर आपको इंडस्ट्री बिहार में लगानी है तो आपको मंत्रालय के थ्रू जाना पड़ेगा। इसको आपको ओपन सिस्टम बनाना पड़ेगा और एक जगह आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। नालंदा में हम बैठे हैं तो नालंदा में ये पर्टिकुलर एरिया, जैसे बिहार शरीफ है तो बिहार शरीफ में ये वाला एरिया स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन है। इसमें आप ऑनलाइन प्लॉट अप्लाई करो, आपको लैंड मिलेगा। लैंड फ्री होना चाहिए या बहुत ही कम रेंट पर होना चाहिए, तभी बाहर के उद्यमी आएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। आप जाकर के देखिए तिरपुर में, या आप नोएडा की बात करिए तो नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आपको बहुत ही सस्ते दर पर इंस्टॉलमेंट में फ्री में मिला। तो बिहार सरकार, एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ गैप ये है कि हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम की कोई जगह है ही नहीं। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी इंडस्ट्री की बात करिएगा आपको टैक्स इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, और ग्रामीण एरिया में इंडस्ट्री लगवाइए। पंजाब में जाके आप देखिए कि सारा इंडस्ट्री गांव के साइड में लगा हुआ है। गांव के साइड में जैसे ही लगा, टैक्स आना शुरू हो गया तो सरकार ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें कर दी। तो गांव को शहर के साथ जोड़कर समावेश करके और औद्योगिक नीति के साथ साथ सरकार को दिल बड़ा करना पड़ेगा कि आप आओ, आपको हम टैक्स नहीं लेंगे, आपसे जीएसटी नहीं लेंगे, आपको कोई भी हमारा अधिकारी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि बिहार में अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे उसमें ब्यूरोक्रेसी इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। सरकार की नीति बिल्कुल सही होती है, प्रोसेस सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अनुभव की कमी के कारण, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहाँ पर कॉरपोरेट्स के जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका कंसेंट नहीं होता, जिसके वजह से वो पॉलिसी आधा अधूरा बनता है और ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाता। तो हमें माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनके थ्रू ये हमें सरकार तक पहुंचाना है कि पॉलिसी लेवल पर इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन ली जाए, इंडस्ट्री का भी एडवाइस लिया जाए। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट किया जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ आरंभ किया गया है। साथ में ही वन विंडो क्लियरेंस दी जाए कि आप आओ, पैसा लगाओ, हम सारा अप्रूवल आपको देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। आपको गुजरात, आपको पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु से सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी संसाधन जैसा हमारा था वैसा ही था। आज 30 साल पहले आप चले जाइए तो कोई फ़र्क नहीं था बिहार में और बाकी स्टेट्स में। हम पीछे क्यों रह गए?
क्योंकि हमारी पॉलिसी में कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कास्ट को बाहर निकालिए तभी विकास आएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। विकास अगर लाना है तो कास्ट को हटाना पड़ेगा। आपने जिन राज्यों का जिक्र किया, अगर बिहार के संदर्भ में मैं देखूं तो ये लैंडलॉक स्टेट है। हम महाराष्ट्र, गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते। पोर्ट हमारे यहाँ पर नहीं है। दूसरी चुनौती ये है कि यहाँ का जो जनसंख्या का घनत्व है वो क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो ये भी चुनौती है। तो इससे निपटना इतना आसान नहीं, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन हम नहीं दे सकते हैं उद्योग लगाने के लिए, वो भी एक बड़ा सवाल होगा। और दूसरी ओर एक बड़ा इलाका, बड़ा क्षेत्र जो है वो बाढ़ में हमारा साल के अगर हम बात करें 4 महीने ख़राब हो जाता है। देखिए, उद्योग की अगर आप बात करते हैं तो उद्योग के लिए आप ज़मीन दे सकते हैं। अभी भी बिहार सरकार के पास 18 से 20% ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है। तो बंजर पड़े हुए ज़मीन को आप उसको कल्टीवेट करिए, फार्मर को दीजिए। जो शहर के और गांव के बीच का ज़मीन है उसको दीजिए। और जहां तक बात आपने कहा कि हमारा घनत्व ज़्यादा है, हमारे पास ज़मीन कम है, तो ज़मीन कम है तो हमें एग्रीटेक नए टेक्नोलॉजी की बात करनी होगी, ताकि हम कम ज़मीन पर फार्मिंग लेयरिंग करें। आज अब देख, इजराइल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इजराइल के पास कुछ भी नहीं है। इजराइल के पास ना नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके पास मैन पावर है, और बिहार के पास भी वो टैलेंट है, वो मैन पावर है। तो हमें अपने मैन पावर को यूज करके हम यहाँ पर लाखों की संख्या में नर्स पैदा कर सकते हैं, नर्स को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे केरला ने किया। केरला का एक बहुत बड़ा जनसंख्या नर्स में है, नर्सिंग में है, हॉस्पिटलिटी में है। हमारे यहाँ उन सब इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, तब जाके होगा। जहाँ तक आपने बाढ़ की समस्या की बात करी, तो बाढ़ में भी आप अवसर निकाल सकते हैं अगर हमारी प्लानिंग सही से हो। हम नहर बना लें और उस वाटर को रिजर्व करें, और रिजर्व करके हम फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें मखाना का खेती हो सकता है, अगर नॉर्थ बिहार की साइड पे जाए सिंघाड़ा का खेती हो सकता है, और मखाना का वर्ल्ड में डिमांड है। तो क्या है कि जो प्रोडक्ट की बात अभी जब लास्ट ईयर एक लिस्ट आया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो स्पीच के बाद पेपर पे ही रह गया। उसको ग्राउंड पे हर एक विधायक सांसद को लाना होगा, तभी आप विकास के मुद्दे पे जीत पाएंगे। अन्यथा आपके पास जाति के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप वोट मांगने जाएंगे किसी के पास। मैं आखिरी में एक यहाँ पर बात बिल्कुल दिल से करना चाहूँगा कि करीब 20 ज़िलों से ज़्यादा ज़िले में यहाँ हम बिहार में कार्यक्रम कर चुके हैं। आत्मनिर्भर बिहार की अपनी सीज़न 1 और सीज़न 2 की सीरीज़, जो आपने बातें और जो विज़न दिखाया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ बड़े जो युवा शक्ति या बाकी लोग मेरे को बिहार में दिखाई दे रहे हैं, बाहर काम करते थे, यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार के युवा, बिहार के लोग चाहते हैं कि वो वापस यहीं पर आए, अगर अवसर मिले वो यहीं पर वापस लौटना भी चाहते हैं। और उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार दिखाई देते हैं कि किसी भी राज्य को वो चुनौती दे सके और अपने बिहार को आगे ले जा सकें। ये मैंने इच्छा शक्ति और जीजीवशा देखी है, और उसमें वो आप भी नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं 26 साल की एज में 1.5 करोड़ की सैलरी पे था, और वहीं से मैंने जॉब छोड़ा और फिर से अपना काम स्टार्ट किया। और कोरोना में काफ़ी संघर्ष किया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हमने यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया। तो बिहार के लोगों के अंदर ये इच्छा है कि हम, चाहे वो यूएस में रहते हो या बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, कि वो आकर के काम करें। बेशक हमारे को वो माहौल दिया जाए कि आप आओ, आपका वेलकम है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर, हम आपको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट लेवल पर। समस्या ये है कि आज के समय में अगर आप किसी ज़िले में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप पहली बार आए हैं बिहार या बहुत सालों बाद आए हैं, तो आपको वहाँ का डीएम, वहाँ का एसडीएम मिलने से भी मना कर देगा। तो इन सब चीज़ों पे काम की जाए। अभी यूपी में हम लोग हैं, यूपी में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऑफिस के सामने बोर्ड लगा होता है अब पिछले 1 साल से कि कितने बजे वो कहाँ कहाँ गए हैं। 10 बजे वो ऑफिस आए तो क्या काम किया उन्होंने, 11 बजे कहाँ गए, वो जरूरी है हमारे यहाँ करना। क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लगता है कि वो तो राजा बन गए, अब राजा ही है वो, उनको कुछ नहीं करना है। वो आप उनको फ़ोन करेंगे, उनका फ़ोन नहीं उठेगा। मंत्री जी भी नए नंबर से फ़ोन करेंगे तो नहीं उठाएंगे वो, कि उनको पता चलेगा कि जनता है, छोड़ो ना इसको, क्या करना है। तो ऐसी समस्या है कि आप समझिए कि ब्यूरोक्रेट्स को लगना चाहिए कि भाई तुम्हारा जॉब भी परमानेंट नहीं है। आप 2-4 को फायर कीजिए ना। योगी जी ने यूपी में कितने सारे आईएएस को डिसमिस कर दिया है, आप डिसमिस कीजिए, देखिए कैसे बदलती है व्यवस्था। तो फटाफट एक्शन होना चाहिए अगर कोई काम नहीं कर रहा हो। मैं बताऊं आपको, कोरोना के कोविड वेव 1 में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में काम करने का कोशिश किया कि मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा काम करते हैं, सीतामढ़ी भी कर रहे हैं। उनके डीएम को मेल डाला, डीएम से कम 200 बार फ़ोन किया, उनका नंबर डाइवर्ट होके जा रहा था किसी क्लर्क के पास।
उससे पूछा कि भाई क्या है। फिर एक मेरा फ्रेंड था होम सेक्रेटरी, उनसे बात करी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराया, फिर भी उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा जॉब तो पक्का है। अगर उनको पता लगे कि भाई 30 दिन का नोटिस पीरियड है, तुम्हारी नौकरी निकलेगी, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप परफॉर्म नहीं करते आपको सरकार कंपनी बाहर निकाल के फेंकती है, वैसा ही डर डीएम को होना चाहिए, वैसा ही डर जनप्रतिनिधि को होना चाहिए कि मैं विकास नहीं करूंगा, मेरे ये पैरामीटर्स हैं। हर महीने या हर क्वार्टर में आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो कमिटमेंट दिया था चुनाव के दौरान, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक एग्रीमेंट है, उसका पालन आपने नहीं किया, अगली बार आपको पार्टी टिकट ना दे, ये भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन्हीं बातों के साथ, बहुत इन्हीं शब्दों धन्यवाद के साथ सर। मैं बहुत बहुत Thank you धन्यवाद very कहना much। चाहूंगा श्री नरेंद्र कुमार जी को, समाज सेवी हैं, संस्थापक हैं आत्मनिर्भर सेना के। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी आपका भी, और जी बिहार झारखंड की तरफ से ये प्रतीक चिन्ह, ये मोमेंटो। नरेंद्र कुमार जी समाज सेवी और संस्थापक आत्मनिर्भर सेना के, बुलंद इरादे, बुलंद हौसले और बड़ी मंजिल को निहार कर उसको पाने की इच्छा रखने वाले नरेंद्र कुमार, बिहार के निर्माण की कल्पना साकार हो, यही हम सबका सपना है।